नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद छोटे गुरु में। आज हम तंतु से वस्त्र तक यानी फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर आप हमें देंगे। आप गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहनते हो? तो उत्तर है, हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। दूसरा प्रश्न, आप सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो उत्तर है, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। आपको पता है ये वस्त्र किस प्रकार बनते हैं? वस्त्र तंतुओं से बनते हैं। आपको पता है तंतु किससे प्राप्त होते हैं? तंतु हमें पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं। अब हम वस्त्र सामग्री का इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चमड़ी से वस्त्र बनाकर पहनते थे, अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा टोकरियां बनाना सीख लिया था। लताओं, जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लोगों ने लंबी लंबी लड़ियां बनानी सीख ली और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। उसके पश्चात लोगों ने सिलाई के लिए सुई का आविष्कार किया और वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनना भी सीख लिया। हमने जान लिया था कि वस्त्र तागों से मिलकर बने होते हैं और यह तागा और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। इसको समझने के लिए आइए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करके समझते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पे रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठों से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदेश चित्र में दिखाए गए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए या फिर आप सुई को रगड़िए। तो आप देखेंगे कि ये तागा कई पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है और इस पतली लड़ियों को रेशे या तंतु कहते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु, हम गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं और उसे पहनकर हम आरामदायक महसूस करते हैं। सूती वस्त्र रुई से मिलकर बने होते हैं। रुई एक प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो पादप स्रोत से, दूसरा जांतव स्रोत से। पादप स्रोत से रुई, पटसन, सड़, कुवार आदि मिलते हैं और जांतव स्रोत जैसे ऊन हमें भेड़ अथवा बकरी के कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। यह सभी रेशे हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राकृतिक तंतु या रेशे कहा जाता है।
हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से संश्लिष्ट तंतु का उपयोग होने लगा है। यह रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। सी तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब हम कुछ पादप तंतुओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पादप तंतुओं में हम रुई के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी तेल के दियों के लिए बत्तियां बनाई हैं? जरूर ही बनाई होंगी। ये बत्तियां रुई से मिलकर बनाई जाती हैं। अगर आप बत्तियां बनाई होंगी ये तो आपको पता होगा कि ये रुई से मिलकर बनाई जाती हैं। रुई को कपास के खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व हो जाने के बाद बीज टूटकर खुल जाती हैं तथा कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। इसके बाद कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग भी किया जाता है। अब हम जानेंगे पटसन यानी जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। अब हम सूती धागे की कताई के बारे में जानेंगे। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रीसे को लगातार ईंटते भी रहिए। रीसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ईंटती हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाती हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आजकल तागों की कताई मशीनों की सहायता से भी होती है। अब हम जानेंगे बुनाई की विधि। वस्त्र तागों की 2 सीटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित करके बनाया जाता है। वस्त्रों की इस तरह के
व्यवस्थित करके बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई। बुनाई धागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? बिल्कुल देखा होगा, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। स्वेटर बनाने के लिए एक धागा को लगातार खींचा जाता है और तथा उसके बाद वो वस्त्र अपने आप बनता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बनी वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। धन्यवाद।